नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सत्य का सफर राहुल के साथ तीसरा वीडियो ट्वीट किया है, जो लगातार राहुल गांधी अपने ट्विटर पर सीरीज जो चलाई हुई है उसको लेकर अब तीसरा वीडियो इनका सामने आया है। सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, संस्थाएं भी कर रही है यही काम, राहुल गांधी की ओर से इस वीडियो में कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सत्य का सफर राहुल के साथ तीसरा वीडियो ट्वीट किया है। सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, संस्थाएं भी यही काम कर रही है, राहुल गांधी की ओर से ये वीडियो में कहा गया है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी कई दिनों से ट्विटर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। जो सीरीज राहुल गांधी ने बनाई है, सत्य का सफर राहुल के साथ नाम से, उसका एक और वीडियो शेयर किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों एक वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ के जरिए देश की चुनौतियों को बता रहे हैं। इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी की गई है, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चीन से निपटने के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए। Psychologically, you have to deal with the Chinese from a position of strength. If you deal with them from a position of strength, you can work with them, you can get what you need, and it can be actually done. But if they sense weakness, then you've had it. Well, the first thing is, you're not going to take on China without a vision. And I don't mean a national vision, I mean an international vision. Belt and Road, an attempt to change the nature of the planet. India has to have a global vision. India now has to become an idea, and it has to become a global idea. The thing that's going to protect India is actually thinking big. Of course, we have this border issue, and we have to resolve this border issue. But we have to change our approach, we have to change how we think. This is the point at which the road parts. If we go this way, we become a major player. If we go this way, we become irrelevant. And that is why I am aggravated, because I can see that a huge opportunity is being lost. Why? Because we are not thinking long term, because we are not thinking big, and because we are disturbing our internal balance. We are fighting amongst each other. Just look at the politics. All day long, Indian is fighting Indian. And it is because there is no clear-cut vision going forward. And I know that the Prime Minister is an opponent. My responsibility is to question him. My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. And it's not there. I can tell you, guaranteed it's not there. And that's why China's in there today. के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है चीन के मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं और खासकर नरेंद्र मोदी को घेरते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि लगातार राहुल गांधी पलटवार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी एक तरह लगातार ट्वीट के माध्यम से या कहें वीडियो के माध्यम से लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते चले जा रहे हैं। चीन के मुद्दे को भी लेकर और कोरोना जैसी महामारी के चलते भी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर ये सारी चीजें एक प्रक्रिया के तहत की जा रही है। जो भी
की ये प्रक्रिया है वो इलेक्शन के दौरान ही देखी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से लगातार विपक्ष केंद्र पर निशाना साधता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है केंद्र सरकार के आगे, मगर केंद्र सरकार जिस तरीके से अपना कार्य कर रही है वो केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरे स्पष्ट है कि उन्होंने भरपूर कोशिश की गई है, चाहे चीन के मुद्दा को लेकर हो या फिर कोरोना जैसे महामारी को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो संस्थाएं भी जो केंद्र का साथ दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि संस्थाएं जितनी भी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे काम कर रही हैं। जी राजीव तिवारी, यहाँ पर दृष्टिकोण की भी बात की है राहुल गांधी ने और कहा है कि मेरा ये मतलब है कि दृष्टिकोण की बात जो की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाना होगा, भारत को अब नए विचार बनाने की जरूरत है जो वैश्विक विचार हो। देखिए बिल्कुल सही कहा है कि स्पष्ट है कि राहुल गांधी लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जवाब देने का सरकार का हक बनता है, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। राजीव तिवारी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। शबनम पांडे बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए राहुल गांधी जी का एक तरीके से सोचिए आजकल रोजगार छिन गया है, तो वो अपनी इमेज बनाने के लिए सोचते हैं कि अगर मैं मोदी जी पे कुछ लिखूंगा, कुछ ट्वीट करूंगा तो जनता के बीच शायद दिखूंगा। पर जितनी बार वो ट्वीट करते हैं उतनी बार जनता दिखाती है कि विपक्ष में ऐसा कमजोर नेता है जिसे न गृह अपने देश के अंदर की तथ्यों के बारे में जानकारी है, न विदेश की कूटनीति के बारे में कुछ मालूम है। अगर मोदी जी विदेश में जाके जो भाषण दे रहे हैं और जिसमें अपने देश के बारे में बता रहे हैं, तो ये शायद उन्हें मालूम ही नहीं है। वो तो राजनीति का ABCD भी लगता नहीं जानते। वो अपने हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम का देखिए, तब केवल दूरदर्शन चला करता था और दूरदर्शन में हर एक उनके विदेश यात्रा के बारे में पूरी तरीके से दिखाया जाता था और उस हर प्रधानमंत्री अपने देश में और देश के बाहर क्या हो रहा है इसको दिखाना प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है सरकार का, क्योंकि लोग जान सके कि देश हमारा आज विश्व में कितने ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात किस तरीके से विश्व सुनता है और किस तरीके से विश्व आज हमें विश्व के अन्य देशों से काफी अग्रणी स्तर पे रखता है। शबनम पांडे, यहाँ पर बार बार चीन की बात उठाई जा रही है राहुल गांधी की ओर से कि अपनी छवि बनाने के लिए वो डर रहे हैं कहीं उनकी छवि धूमिल ना हो जाए। देखिए राहुल गांधी जी लगातार टिप्पणी करते हैं चीन के बारे में और जब उनसे पूछा जाता है कि उनके पिताजी के नाम पे जो संस्था है और एक और 2 संस्थाएं हैं उसमें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो फंडिंग लिया गया है उसके बारे में बताएं तो वो एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोगलापन है कि जब अपनी जो उनकी कमियां हैं उसको छिपाने के लिए वो लगातार लोगों को गलत इंफॉर्मेशन के साथ, अनर्गल आरोपों के साथ प्रधानमंत्री जी की छवि पे सोचते हैं वो कुछ दाग लगा सकेंगे। पर एक ईमानदार और जनता के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री पे जनता को पूरा भरोसा है। कोरोना काल में भी उन्होंने देख लिया है कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पे जनता ने जिस तरीके से उनको समर्थन दिया है, अन्य चुनाव में देख चुके हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये हताशा है राहुल गांधी जी की और यही हताशा उन्हें कुछ भी ट्वीट करने के लिए कर देता है। चीन को जिस तरीके से हमने पीछे कदम हटाने को कहा और चीन हट रहा है, ये पहली बार हो रहा है क्योंकि जब इनका शासनकाल था, यूपीए का शासनकाल था, तो कहीं ना कहीं ये चीन के सामने एक आवाज भी नहीं निकाल पाते थे। शबनम पांडे, अगर चीन की बात की जाए तो अभी भी खबरें ये भी बनी हुई है कि चीन अभी भी अपनी मंशाओं पर अड़ा हुआ है और फिंगर 8 से जो पहले वाली स्थिति थी वहां पर नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर सेना की बात की जाए, भारतीय सेना की, तो वो भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है।
निश्चित तौर पे अगर चीन अपनी पूर्व स्थिति में जाने से आनाकानी करेगा या नहीं जाएगा, तो भारत देश कोई कमजोर देश नहीं है। भारत जब एक बार आंख उठाकर देखता है तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं, और चीन के भी हौसले बहुत हद तक पस्त हो गए हैं। आज विश्व के सब ताकतवर देश चीन के खिलाफ बोल रहे हैं, चीन के खिलाफ चल रहे हैं। तो चीन कहीं ना कहीं अपने सभी पड़ोसी देशों से, भारत के पड़ोसी नहीं, चीन के जो पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं सभी उस पे आंख तरेर रहे हैं। और चीन की स्थिति नाजुक है, कमजोर के साथ साथ नाजुक भी है। तो चीन अगर आंखें तरेरेगा तो उसकी आंख निकालना भारत की सेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन राहुल गांधी की ओर से ये भी कहा जा रहा है, अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दबाव दिया जाए। देखिए, जिम्मेदारी उनकी बहुत कुछ थी। राजस्थान से छात्रों को लॉकडाउन के दौरान उनके प्रदेशों में, उनके गृह जनपदों में पहुंचाने का, तो पेट्रोल और डीजल का पैसा मांगने लगे। बस का नंबर देने के बजाय टैक्सी टेम्पो का नंबर देने लगे। डीजल का पैसा तो और पार्टियों से भी मांगा गया और राज्यों से भी मांगा गया। शबनम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल डीजल की अगर बात है तो और राज्यों से भी पैसा मांगा गया था, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। देखिए, जब उनसे बसेस के नंबर मांगे गए तो टेम्पो और इसके नंबर देते हैं और बाद में कहते हैं एक दो ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ना देश की जनता के हित में वो सोचते हैं, जैसे सत्ता में आते हैं अपना घर भरने लगते हैं। तमाम आरोपों का सामना करने के बजाय, उसका जवाब देने के बजाय वो उल्टी सीधी राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण काल में जब वैश्विक आर्थिक मंदी का भी स्थिति है, ऐसे समय में देश की जनता की सेवा करें और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करें, ना कि हर वक्त गलत आरोपों की झड़ी लगाकर अपनी राजनीति चमकाने या राजनीतिक जमीन खोजने की कोशिश इस वक्त करना कहीं ना कहीं मूर्खता भी है और असंवेदनशीलता भी है। शबनम पांडे, एक और सवाल, भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना होगा, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, और भारत को अब विचार बनाना होगा जो वैश्विक विचार हो। किस वैश्विक विचार की बात हो रही है? देखिए, ये वैश्विक विचार ये कौन सी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, पर अगर कल के प्रधानमंत्री जी का भाषण वो सुने होंगे तो उन्हें कुछ तो ज्ञान निश्चित हुआ होगा कि भारत किस तरीके से वैश्विक स्तर पे, आपने देखा कोरोना के समय पे भारत ने किस तरीके से वैश्विक स्तर पे मदद के हाथ बढ़ाया था सभी देशों में, चाहे वो इलाज के दवाइयों को लेके हो या अन्य किसी मुद्दे पे हो। और आज भी अपने देश में निवेश करने के लिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़ के जाना चाहती हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में, किसी एक क्षेत्र में नहीं, चाहे वो दवा का क्षेत्र हो, चाहे वो एविएशन का क्षेत्र हो, अन्य सभी क्षेत्रों में लोगों को निवेश करने के लिए स्वागत भी किया। और वैश्विक स्तर पे ये भी बताया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज हमारे देश में जितने अच्छे पायदान पे पहले से पहुंचा है, तो उसका लाभ उठाएं विदेशी निवेशक और देश में आए, निवेश करें। देश में वो निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा देश जिस तरीके से विकास कर रहा है उसकी गति और बढ़ जाएगी। शबनम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों एक वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ के जरिए देश की चुनौतियों को बता रहे हैं। इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी की गई है, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, संस्थाएं भी यही काम कर रही है। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांड्या का ट्वीट सामने आया है। आईएसआई पाकिस्तान के कुछ बॉलीवुड हस्तियों से लिंक है, ये कहा गया है। इन हस्तियों पर शिकंजा कसने के लिए
कागजी कार्रवाई जारी है। मामले में कई सबूत मिले हैं और कई तस्वीरें मिली हैं। हालांकि ट्वीट में उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांड्या का संगीन आरोप। उन्होंने कहा है कि आईएसआई से जुड़े कुछ बॉलीवुड अभिनेता हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांड्या ने हाल ही में बॉलीवुड सेलेब्स पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्स का रिश्ता पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सेलेब्स पर शिकंजा कसने के लिए कागजी कार्रवाई भी चल रही है। इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। बैजयंत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ बेहद चौंकाने वाली कड़ियां सामने आई है, जिनमें बॉलीवुड के कुछ लोग निजी और बिजनेस को लेकर पाकिस्तान और एनआरआई लोगों से रिश्ते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से रिश्ते को मजबूत करते हैं। मैं देशभक्त बॉलीवुड के लोगों से कहूंगा कि उनके नाम उजागर करें। वहीं इसी के साथ ही एक निजी चैनल को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बात के कई सबूत मिले हैं, जिसमें कुछ तस्वीरें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ एनआरआई और पाकिस्तानी वेस्टर्न देशों में रहते हैं। इनमें इन लोगों के खिलाफ दो तरह के सबूत मिले हैं। एक तो ये लोग सोशल मीडिया पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाते हैं, दूसरा पाकिस्तानी कैंप में दिखते हैं। ये लोग बॉलीवुड के लोगों के साथ पार्टी करते दिखे हैं। इसके साथ ही बैजयंत ने कहा कि आज की स्थिति में किसी के लिए ये भी कहना गलत होगा कि वो भारत पाक रिश्तों को लेकर जागरूक नहीं है। आए दिन सीमा पर सेना के जवान और आम लोग पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकवादियों द्वारा अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बॉलीवुड के लोगों को शक का फायदा मिल रहा है, लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें देशभक्ति दिखानी चाहिए और आईएसआई से जुड़े लोगों से अपने संबंध तोड़ देने चाहिए। वहीं कोरोना काल में बिहार के सामने एक और मुसीबत है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की है। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाओं की मांग की गई है। अपनी मांगों को लेकर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं बिहार से, जहां पर एक तरफ जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि बाढ़ से भी लोग परेशान हैं। और ऐसे में एक और परेशानी यहां पर सामने खड़ी है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर हैं। कोरोना काल में एक नई मुसीबत बिहार के सामने आ गई है। पटना एम्स के 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ एम्स के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए और अपना काम बंद कर दिया। आपको बता दें कि सभी नर्सिंग स्टाफ पटना एम्स की शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के पटना से, जहां पर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में बाढ़ की स्थिति है और लोग परेशान हैं। इसके साथ ही एक और परेशानी यहां पर खड़ी हो गई है।
दरअसल पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। करीब 400 के करीब ये कर्मी हैं। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की है। इनकी मांग वेतन में वृद्धि और बाकी स्टाफ की तरह ही परमानेंट नौकरी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बिहार के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। करीब 400 लोगों ने, नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की है। सभी नर्सिंग स्टाफ एम्स के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए और अपना काम काज बंद कर दिया। सभी नर्सिंग स्टाफ पटना एम्स की शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके लिए इनकी मांग है कि वेतन में वृद्धि की जाए और बाकी स्टाफ की तरह ही इन्हें परमानेंट नौकरी में रखा जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए अखिलेश झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश झा, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां कोरोना वायरस और बाढ़ से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना आपदा काल में बिहार में विपत्तियों की पहाड़ सा टूट पड़ा है। लंबी फहरिस्त है, बाढ़ है, कोरोना की समस्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए कर्मी हैं, जितने भी एम्स के लोग स्टाफ पर हैं, ये संविदा कर्मी है। ये पुरानी मांग है इन लोगों की कि इनको कंटिन्यू किया जाए, इनके वेतन में वृद्धि कर दी जाए, लेकिन बावजूद इसके सरकार इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 2 महीने से इनकी तनख्वाह भी नहीं मिली है और कोरोना पेशेंट की सेवा में ये लोग लगे हुए हैं। आवश्यक सुरक्षा किट इनके पास नहीं है, इसके बावजूद भी जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। ये भी सोच रहे हैं अच्छा मौका है, अगर इसमें सरकार को दबाव में लाया जाए तो शायद इनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, वेतन वृद्धि हो जाएगी, पुराने बकाये मिल जाएंगे और कुछ फायदा हो पाएगा इन लोगों का। क्योंकि हकीकत यही है कि जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। ना पीपीई किट की व्यवस्था है, ना ही इनके पास ग्लव्स हैं, न मास्क हैं, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में काम करना और फिर वेतन ना मिलना, और जो हक है इनका, जो कंटिन्यूटी की इनकी मांग है वो जायज है, लंबित है, पुरानी मांग है, इस पर सरकार सुनवाई ना करे तो ये घोर आश्चर्यजनक है, दुखद भी है। अखिलेश झा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट से सीपी जोशी को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के आदेश और उसकी प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया गया है। स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। राजस्थान के सियासी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें सुनी गई। और इसी को लेकर आपको बता दें कि स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से विधायकों पर एक्शन न लेने के निर्देश देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्पीकर 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी अर्जी पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। राजस्थान में सियासी संग्राम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सीपी जोशी को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के आदेश और उनकी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। स्पीकर की अर्जी पर सोमवार को अब ये सुनवाई होनी है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यायालय निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता। अब तक अंतिम निर्णय स्पीकर की ओर से नहीं लिया जाता है, तब तक न्यायालय से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं।
वहीं राजस्थान के ऑडियो टेप मामले में आज एक और टीम दिल्ली भेजी गई है। पहली टीम 6 दिन से दिल्ली में ही है। इस मामले में बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं को नोटिस भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की दलील है कि अभी उन्होंने विधायकों को सिर्फ नोटिस दिया है, कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अदालत की ओर से स्पीकर के कामकाज में दखल नहीं दिया जा सकता है। ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये याचिका सुनवाई से पहले सचिन पायलट गुट ने भी कैविएट लगा दी है। आपको बता दें कि अपील है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला ना लिया जाए। इसी को लेकर अब सीपी जोशी को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है हाई कोर्ट के आदेश और उनकी प्रक्रिया को लेकर। संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप अग्रवाल, सीपी जोशी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल सलोनी, देखिए जिस प्रकार से सीपी जोशी जो स्पीकर है, विधानसभा स्पीकर है, उन्होंने जो हाई कोर्ट की जो अंतरिम रोक थी, उन्होंने रोक लगाई 24 जुलाई तक के निर्देश सीधे कार्रवाई नहीं करने के। ऐसे में सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील दी थी कि जब तक अंतरिम निर्णय स्पीकर नहीं रहता तब तक हाई कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता, निर्देश नहीं दे सकता। निर्देश देना बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये भी दलील दी है कि स्पीकर जो है आप वो भी एक बहुत बड़ी पद होता है और स्पीकर की जो कार्य का शैली है उस पर सवाल खड़े करना या उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना हाई कोर्ट जो है नियमों के विरुद्ध जा रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 जुलाई तक की जो कार्रवाई है वो नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जी संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।